हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का प्रथम भाग समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय चौथा चल रहा था। नए सिलेबस के अनुसार चौथा अध्याय और पुराने सिलेबस के अनुसार छठा अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके दो भाग हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आपने उन दो भागों को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन दोनों भागों को आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, जिससे आगे आने वाले भाग वो आपको आसानी से समझ आ सके और आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। और इस चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का ये पार्ट तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय 4 का तीसरा भाग आज है और ये अंतिम भाग है इस अध्याय का। इससे पहले हमने अध्याय 2 में अध्ययन इसका भाग जो पार्ट 2 है उसमें अध्ययन किया था यूएनओ के स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों के बारे में। स्थायी सदस्य कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है और उनकी नियुक्ति है वो किस तरीके से होती है। इन सब के बारे में हमने इस अध्याय के पार्ट नंबर 2 में विस्तार से अध्ययन किया है। इसी के साथ ही हमने अध्ययन किया है वर्तमान यूएनओ का महासचिव कौन है और पूर्व कुछ महासचिव हैं उनके बारे में भी विस्तार से अध्ययन किए। उसके बाद में पढ़ा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सामने क्या समस्याएं आई और शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है उसमें किस तरीके के बदलाव है वो देखने को मिले। इसी के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी हमने अध्ययन किया, जिसमें एक संगठन था विश्व बैंक, और विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज के इस भाग में अपन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आगे बढ़ाते हुए दूसरे नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला जो संगठन है वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से जानते हैं, और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो जिनोवा में स्थित है। यह है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के व्यापार नियमों को तय करता है। इसमें कुल सदस्य संख्या 164 है, जो 29 जुलाई 2016 के अनुसार इसमें कुल सदस्य संख्या है 164 है, 164 है। हमें एक तस्वीर दे रखी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार है उनके नियमों को तय करता है। इस तस्वीर से अपन जान सकते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है। आगे ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ये जो संगठन है इसको ध्यान रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। यानी जो पहले ये संगठन इसका उत्तराधिकारी वो था, पहले का संगठन था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, और उसके बाद में WTO है वो कार्य करने लगा, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, जो है वो दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में अस्तित्व में आया। हम जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध है वो 1945 से लेकर के 1939 से लेकर के 1945
1945 तक चला था और उसके बाद में ये WTO है वो बना, अस्तित्व में आया। व्यापार को उदार बनाने और नए नियम स्थापित करने के लिए ये एक वार्ता मंच प्रदान करता है। किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए और उसमें नियमों को स्थापित करने के लिए, नए नियमों को जोड़ने के लिए ये एक वार्ता मंच प्रदान करता है, वार्ता करने के लिए मंच प्रदान करता है। और व्यापार नीतियां जो भी है उनकी सबकी निगरानी करना इसका मुख्य कार्य है। तो मोटा मोटा कार्य इसका ये हो गया कि व्यापार नियमों को स्थापित करना, व्यापार नियम बनाना और व्यापार की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है, जिसको अपन WTO के नाम से जानते हैं। आगे है अगला जो संगठन है वो है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसमें क्या है, सन 1957 में इस संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन की स्थापना है वो कब हुई, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, ये संगठन 57 में बना था और इसका मुख्य कार्य है कि परमाणविक जो भी ऊर्जा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाया जाए और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए, या सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को लगभग रोकने की कोशिश ये करता है। जैसे परमाणु बम बना लें और परमाणु बम का उपयोग है वो करने से ये रोकता है, क्योंकि परमाणु बम से बहुत बड़े स्तर पे हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। इस तरीके से ये जो एजेंसी है ये क्या करती है कि सेना के जो उद्देश्य है उनके अंदर जो आणविक हथियार हैं उनको कम से कम उपयोग करने की कोशिश या उनको रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन का जो अधिकारी होता है वह लगातार कोशिश करता है कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करे। इस संगठन का जो मुखिया होता है, अधिकारी होता है, वो हर बार इस बात की कोशिश करता है कि नागरिक परमाणु है जो नागरिक परमाणु संयंत्रों का उपयोग है वो कम से कम करे, या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमाणु हथियार है उनका उपयोग है वो ना करे, तो ही ज्यादा बेहतर होता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। यह संगठन विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था को देख रेख करता है। ये जो संगठन है ये जो पूरे विश्व स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देख रेख का कार्य करता है, और कोई देश अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मांगता है तो यह संगठन मुहैया करवाता है। वित्तीय सहायता अगर कोई देश मांगता है तो उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य वो इस संगठन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा का मतलब वित्तीय सहायता देना, मतलब पैसे हो गए, पैसे की कमी, अगर किसी देश को इस तरीके की सहायता की आवश्यकता होती है या तकनीकी की आवश्यकता होती है तो ये जो विश्व स्तर का संगठन है ये उनको ये सहायता मुहैया करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। इसमें कुल 189 देश है वो शामिल है, जो 12 अप्रैल 2016 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुल है वो 189 कंट्रीज है वो शामिल है। आगे है इस संगठन में सभी देशों की राय का वजन बराबर नहीं है। सभी देश हैं उनको बराबर राय है वो बराबर उनकी वो नहीं होता, वजन नहीं है, मतलब हर की बात को बराबर तुलनात्मक रूप से नहीं देखा जा रहा। G7 के सदस्यों के पास समूह है 7, यानी G7 ग्रुप 7 के सदस्य हैं, उनके 41.29% मत है वो वोट है, यानी सबसे ज्यादा जो मत है वो किसके हैं, 41.29 है वो जी ग्रुप के हैं। और जी ग्रुप जो है उसके सदस्य कौन कौन हैं,
उनके सदस्य हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। ये जो 7 सदस्य हैं या जिसको ग्रुप 7 के नाम से जानते हैं, इसमें इनकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आगे है, यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। ये पूरी दुनिया का मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। पूरी दुनिया में जो मीडिया है उनका ध्यान है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कहाँ हो रहा है उनकी तरफ करता है, और अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आगे है यूएनओ और भारत। यूएनओ और भारत है उसमें किस तरीके के संबंध रहे। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ढांचे में बदलाव को लेकर कई आधारों पर समर्थन किया है। भारत ने कई बार यूएनओ के ढांचे को लेकर, उनकी बनावट को लेकर या उसमें बदलाव करने को लेकर कई बार समर्थन किया है। भारत का मानना है कि इस बदलते हुए दुनिया में यूएनओ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। बदलती हुई दुनिया है, इसमें यूएनओ को और अधिक मजबूत किया जाए, दृढ़ किया जाए। भारत इस बात को भी समर्थन करता है, और भारत इस बात का समर्थन करता है कि यूएनओ अलग अलग देशों के बीच यूएनओ सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। और भारत है वो इस बात से सहमत भी है कि यूएनओ है वो अलग अलग देशों के बीच संगठन का सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ाने में अपनी भूमिका है वो निभाता है, ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। भारत ये भी कहता है कि यूएनओ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, और ये बात भी कहता है कि यूएनओ है उनका मुख्य जो एजेंडा है उसमें विकास को लेकर है वो मुख्य रूप से प्रमुख विकास के मामलों को प्रमुखतः देखा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 11, तो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें सदस्यों की संख्या 11 थी और उससे बढ़ा करके 15 कर दी गई थी 1965 में। भारत चाहता है कि उसका यूएनओ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार हो, और भारत भी चाहता है कि उनका भी जो यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें उनका भी अधिकार हो, निषेधाधिकार है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत चाहता है कि उसका यूएनओ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न हो, यानी भारत को भी वोट वीटो पावर मिले। भारत भी चाहता है कि उनको भी वीटो पावर मिले, उनको भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। कुछ ऐसे देश हैं जो इसका विरोध करते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत का विरोध करने वाले देश पाकिस्तान, चीन, ये इस बात का विरोध करते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। जैसे पाकिस्तान तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ और भी हैं जिनके साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है, कुछ देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, वो भी इसका विरोध करते हैं कि इनको स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। वह भी इसका विरोध कर रहा है, और कुछ तो हद ही पार कर दिया कि उसको इस बात की दिक्कत है कि भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है। वो ये है चाइना। चीन को इस बात से ज़्यादा तकलीफ होती है कि भारत ने परमाणु बम है वो किस तरीके से तैयार कर लिया, क्यों कर लिया। एक और कारण है जिसमें भारत को वीटो पावर नहीं मिल सका। एक अन्य कारण है, ये एक कारण तो ये होगा कि जो अन्य देश हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है मुख्य देश। एक अन्य कारण, दूसरा कारण ये भी है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है, उसको स्थायी सदस्यता मिल जाती है यूएनओ की, तो भी बहुत से देश हैं, तो और भी बहुत से देश हैं जिसको इसमें शामिल करना पड़ेगा। ये कारण ये भी है कि अगर भारत को वीटो पावर देते हो, आप स्थायी सदस्य बनाते हो, तो इसके अलावा भारत के अलावा अन्य कंट्री, अन्य देश भी जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका, इनको भी इनका यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाना पड़ेगा, इनको भी वीटो पावर देना पड़ेगा। इस कारण से भारत को है वो यूएनओ का स्थायी सदस्य है वो नहीं
बनाया गया। ये जो मुख्य कारण थे जो भी हमने पढ़े। आगे है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी क्या भूमिका है। जब यूएसएसआर है उसका विघटन हुआ तो ये हुआ कि अब जो विश्व है उसमें एक ध्रुव का निर्माण होगा, कुछ लोगों ने कहा बहुध्रुव का निर्माण होगा। तो उस समय यूएसएसआर का विघटन हो गया और एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका यूएस से बचा था। इसको एक ध्रुवीय विश्व है कहते हैं। उसके अंदर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो किस तरीके की भूमिका रहती है। अगर आप देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका का है। सबसे ज्यादा प्रभाव है किसका, अमेरिका का है यूएनओ में, क्योंकि इसके टक्कर में कोई नहीं है। और सोवियत संघ के खात्मा होने के बाद वैसे भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। सोवियत संघ, यूएसएसआर और एक यूएसए, दो ही ग्रुप थे जिनके मध्य टक्कर चलती। और जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो अमेरिका का एकमात्र अस्तित्व है वो बचा। अमेरिका की ताकत पर कोई भी आसानी से रोक नहीं लगा सकता। अमेरिका के पास इतनी ताकत थी कि उसको कोई भी आसानी से रोक पाना संभव नहीं था। अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते यूएनओ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अनदेखी कर सकता है। यानी अमेरिका के पास उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, उनके पास इतनी बड़ी सेना है और सैन्य ताकत को लेकर, आर्थिक स्थिति और सैन्य ताकत के बलबूते पर वह किसी भी बड़े संगठन को इग्नोर कर सकता है, अनदेखी कर सकता है। यूएनओ अमेरिका में स्थित है और यह भी कारण है जिससे कि प्रभाव बढ़ जाता है। यूएनओ का मुख्यालय वो अमेरिका में स्थित होने के कारण क्या है, इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिका के पास वीटो पावर है जिससे वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। अमेरिका के पास वीटो पावर है, अमेरिका यूएनओ का स्थायी सदस्य है, तो किसी भी निर्णय को लेने के लिए इनकी सहमति होनी आवश्यक है। तो अमेरिका क्या है, किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। अमेरिका की ताकत और निषेधाधिकार के कारण यूएनओ के महासचिव के चुनाव में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका की ताकत के कारण यूएनओ के महासचिव का जब चुनाव होता है उसमें भी अमेरिका की बात को वजन रखा जाता है, रखती है, मानी जाती है, उनकी बात को सुना जाता है। अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पर पूरे विश्व में फूट डालता है जिससे उसकी नीतियों का विरोध रुक जाए। अमेरिका क्या करता है, अपनी जो ताकत के कारण, सैन्य ताकत या आर्थिक ताकत के कारण विश्व के अंदर फूट डालने का कार्य करता है और उनकी जो नीतियां हैं उनका कोई विरोध नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है और इसी वीडियो के साथ इस अध्याय का, अंतरराष्ट्रीय संगठन का ये अंतिम वीडियो था, अध्याय है वो समाप्त होता है। आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और इनके नोट्स है वो बना सकते हैं जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर सकते हो। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।